नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 6 नवंबर ये तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार बारी जनता की है, जनता के जनादेश की है, जनता के मतदान करने का वक्त है। और इस वक्त अगर आपको डेटा दूं तो करीब 27% से ज्यादा का वोटिंग पहले चरण में हो चुका है। 18 जिलों में ये वोटिंग होनी है, 121 सीटों पर। तारापुर में क्या होगा सम्राट चौधरी का, राघोपुर में क्या होगा तेजस्वी यादव का, मोकामा में अनंत सिंह का क्या होगा, और इसके साथ ही नितिन नवीन का बांकीपुर में क्या होगा। तमाम हॉट सीट पर बात करेंगे। टॉप 10 हॉट सीट जो 121 सीटों पर बनी हुई हैं, उन पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही छपरा में बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव आए हैं तो उनका क्या होगा, और इसके साथ बातचीत करेंगे अलीनगर की सीट पर जिन पर बीजेपी ने बिठाया है मिथाली को, तो मैथिली किस तरीके से काम करेंगी उस पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वाति मौजूद हैं। स्वाति, बहुत सारी सीटों पर चर्चा इस वक्त हॉट बनी हुई है, गर्माहट बनी हुई है, बिहार में दिखाई दे रही है धरातल पर। 18 जिलों में 121 सीट में से अगर कुछ सीटों की स्वाति बात करें तो बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट हो रही है। सबसे पहले जो मोकामा की सीट है, अनंत सिंह इस वक्त जेल में हैं, ट्रायल चलेगा उन पे। एक संगीन आरोप उनके पे लगा कि दुलार चंद यादव की उनके द्वारा हत्या कराई गई। क्या लगता है मोकामा की जनता इस बार फिर से, क्योंकि 2005 में पहली बार विधायक बने थे एमएलए, उसके बाद कभी हारे ही नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यशस्वी सभी बिहारी मतदाताओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की मैं शुभकामनाएं दूंगी। और मैं ये अपील अपने दर्शकों से ज़रूर करूंगी कि आप अगर हमको देख रहे हैं तो अगर आप अभी भी अपने घरों में हैं तो आप अपने घरों से ज़रूर निकलिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सबसे बड़ा पर्व है। और ऐसे में आपका हर एक वोट बहुत कीमती है। जैसा कि हमारी सहयोगी यशस्वी लगातार बता रही है कि कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम बाहुबली हैं, बाहुबलियों के सामने बाहुबली हैं। और जैसा कि आप कुछ हॉट सीट की वहाँ पर बात करें, चाहे मैथिली ठाकुर को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए, तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, ये तमाम पहले फेज में ही तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे मंत्रियों की आप बात कर लीजिए, पहले फेज में ही कहा जा सकता है कि ये एक तरह से निर्णायक हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैथिली ठाकुर हैं, सम्राट चौधरी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा यूं कहिए कि दांव में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि जब चुनावी रैलियां हुई तो किस तरीके से इन तमाम दिग्गजों ने हुंकार भरी। हालांकि जो मुख्य मुकाबला है यशस्वी, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन और एनडीए के आमने सामने। फिलहाल तेजस्वी यादव को अगर हम देख ले तो रिसेंटली वो तमाम चीजें ऐसी वो कर रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा अट्रैक्ट हो रही है बिहार की जनता उनकी तरफ। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जो मैंने अभी देखा। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि आप लोग इस बार जातिगत आधार पर वोट मत करिएगा, बल्कि आप लोग रोजगार, शिक्षा और जो प्रमुख चुनावी वादे हैं उन पर आप देखिएगा, उन पर आप बात करिएगा, उन्हीं को समझकर आप वोटिंग करिएगा। अब आप सोचिए कि बहुत बड़ी बात है अगर तेजस्वी यादव इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन स्वाति, क्योंकि सबसे पहले वो 10 सीटों की बात करते हैं इस बार, जैसा आपने कहा कि तमाम दिग्गज पहले ही फेज में नजर आ रहे जनता के बीच, तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो पहले जो चरण है उसमें ही तय हो जाएंगे, कहीं ना कहीं झुकाव नजर आएगा स्वाति। लेकिन मोकामा की बात करते हैं, तारापुर सम्राट चौधरी की बात करते हैं, उनकी भी साख पर बहुत सवाल उठ रहा था। शिक्षा की अभी आपने बात की, उनके एफिडेविट का वो हमेशा जिक्र करते रहे। कहा जा रहा है कि जनसुराज के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके पास तो 10 का मार्कशीट ही नहीं है, 7 जो एफआईआर है, अभियुक्त भी बताए जा रहे थे वो। क्या लगता है इन सीटों पर खासतौर पर, और मोकामा से शुरुआत करेंगे, अनंत सिंह को क्या नुकसान होने वाला है सीधे इस तरीके से जब उनको रात के अंधेरे में, जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इस तरह के एलिगेशन लगते, इस तरह के खूनी धब्बे जब लग जाते, तो आप समझिए कि किस तरह की आपराधिक छवि जनता के द्वारा उनकी बना दी गई होगी। हालांकि बहुत सारे सपोर्टर्स जो अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विपक्षी उसको किस तरह से हाईलाइट करते हैं आपके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम दिग्गज नेताओं की बात करें तो जिनका जिक्र आप कर रही हैं वो दिग्गज तो हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में ऐसी कई आपराधिक चीजें जुड़ी हुई है जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग रहा है। कुछ हद तक नुकसान होगा, लेकिन कुछ अगर हम बैकग्राउंड में चले जाए, फ्लैशबैक में चले जाए, तो तमाम चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं जो कहीं ना कहीं उनको फायदा भी पहुंचा सकती। लेकिन बड़ा कांटे की टक्कर है, कुछ कहना बड़ा नामुमकिन सा है, विश्लेषण इस पर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार जनता के दिमाग में क्या चल रहा है।
स्वाति, अगर मोकामा की सीट की बात करें तो बता दें आपको कि अनंत सिंह के वर्सेस में जो लड़ाई है, उनके जो सामने खड़ी हैं वो वीणा देवी खड़ी हैं, एक उनकी भी लेगेसी है परिवार की, और सूर्यभान सिंह के परिवार से आती हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके हिसाब से भी जुड़ी हुई हैं वीणा देवी के लिए अगर बात करें। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अलीनगर सीट की। वहां पर मैथिली को उतारा गया बीजेपी के, मात्र 12 दिन पहले बीजेपी में शामिल होती हैं और फिर चुनाव लड़ने के लिए भी कह दिया जाता है। विजय कुमार सिन्हा जी, विजय कुमार सिन्हा जी, विजय कुमार सिन्हा सामने। अब आप सोच लीजिए कि एक इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति, और उसके बाद मैथिली की उम्र भी अगर हम देख लें तो बहुत ज्यादा नहीं है, और ना ही किसी ऐसे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती, लेकिन हाँ, सबसे कम उम्र की महिला है। बीजेपी ने मौका बुनाने की कोशिश की, क्योंकि वो यशस्वी बहुत ऑलरेडी फेमस है, वो उनको काफी फेम मिल चुका है, लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी में आई, बीजेपी में शामिल हुई, तो आपने देखा कि उनको कितनी बुरी तरीके से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, और तमाम तरीके से उनको ट्रोल करने के लोगों ने तमाम बहाने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो मैथिली हैं उनकी लोकप्रियता अलग है, लेकिन उनका फील्ड बिल्कुल अलग है। अब जनता अगर वाकई में बदलाव वहां पर चाहती होगी, चीजें बदलना चाहती होगी, तो निश्चित तौर पर ये उनको जीत दिलाएगी। लेकिन अगर हम बात करें विजय कुमार सिन्हा की, तो विजय कुमार सिन्हा की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, उनको हरा पाना एक तरह से मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखें तो मैथिली को मौका बीजेपी ने दिया है, चीज़ें मैथिली के पक्ष में आती नजर आ रही है। स्वाति, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी बातचीत अभी तेजस्वी यादव की हम कर रहे थे, राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कहा जा रहा था कि जनसुराज के जो संस्थापक है पीके यानी प्रशांत किशोर, वहां से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने नामांकन नहीं भरा, उस पर अलग चर्चा हुई। क्या लगता है कि जो, क्योंकि राघोपुर सीट ऐसी है जहां पर यादवों का बड़ा तबका नजर आता है, और कहा जाता है कि उनका घरेलू सीट मानी जाती है, तेजस्वी यादव के परिवार की पारिवारिक सीट है वो, इसी वजह से वहां लड़ भी रहे हैं वो। क्या लगता है कि जीत और हार में क्या कुछ अंतर नजर आएगा, या फिर वापस से जीत के आएंगे? और फिर इस पे भी एक कमेंट दीजिएगा। जी, राघोपुर की आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, बड़ी हॉट सीट है और शुरुआत से बड़ी चर्चा में है। तेजस्वी वहां से ऑलरेडी 2 बार सिटिंग विधायक रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। प्रण पत्र जिनका जिक्र अभी हम लोग कुछ दिनों पहले कर रहे थे, उनके प्रण पत्र को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने जो मुद्दे गिनाए और 2 दशकों की बात करी, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि 17 महीने का जो कार्यकाल है, जब वो रैलियां करते तो वो गिनाना और भुनाना नहीं भूलते हैं, तो लोग तो उनको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तमाम जब चीजें आती, जंगल राज का जिक्र आता है उनके पिता से, और उनकी दूसरी चीजों से जब उनको जोड़ दिया जाता है, तो एक तरह से धब्बा जरूर लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ इस सीट का मुकाबला करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के नजर में वो उभरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्वाति बताइएगा जरा, क्योंकि अगर क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो नामांकन राघोपुर से भरने वाले थे, राघोपुर गए भी थे और फिर अचानक से पांव खींच लेना, क्या लगता है कि उनको भी अपनी हार की महक आ रही थी, इस वजह से राघोपुर विधानसभा सीट छोड़ दी गई? कुछ चुनावी विश्लेषक इस तरफ इशारा जरूर कर रहे थे कि जो जिस तरीके से ऐन वक्त पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, उनको डर था कि पहली बार इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती। लेकिन हालांकि जो पीके हैं वो ये बात कह रहे हैं कि मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जीत हार तो हमारे पक्ष वो नहीं है, उस पर हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक बार हम उतरना जरूर चाहते थे। हालांकि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी से ही हैं, और चीजें उन्होंने, भले ही वो जीत उनको मिले या हार मिले, लेकिन उन्होंने बिहार के समीकरणों को बिगाड़ने की सेंधमारी लगाने की कोशिश इसमें जरूर की है। थोड़ी सी बातचीत महुआ सीट पे आ जाते हैं करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर यादव परिवार, लालू परिवार की बात करें तो उनका एक बेटा राघोपुर से लड़ रहा है और एक बेटा महुआ से लड़ रहा है, और वो है तेज प्रताप यादव। क्या लगता है स्वाति की अगर महुआ से तेज प्रताप यादव जीत जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी दोनों प्रत्याशी नजर आएंगे आपको, आरजेडी के भी नजर आएंगे और इसके साथ ही एनडीए के भी नजर आएंगे, यानी तीनों में लड़ाई होने वाली है। जनता दल से आते हैं तेज प्रताप यादव। क्या लगता है अगर जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के को जवाब भी देने का काम करेंगे तेज प्रताप यादव? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल फिलहाल उनको पार्टी से जिस तरीके से बाहर का रास्ता तेज प्रताप यादव को दिखाया गया, उन्होंने अपना नया दल खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि स्पिरिचुअली उनको लोग बड़ा पसंद करते, लेकिन एक नेता के तौर पर शायद जनता कितना पसंद कर पाएगी तो पहले फेज और दूसरे फेज के बाद जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे होगा तब पता चलेगा। लेकिन उनकी पार्टी जो जनशक्ति है उसने तमाम मुद्दों को सामने रखने की कोशिश यहाँ पर जरूर की। उनके सामने मुकेश रोशन है जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हालांकि वो इस सीट से पिछली बार जीत चुके थे,
तो यानी कि एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है वहाँ की उनकी। लेकिन अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव को, तो तेज प्रताप यादव को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगों ने अभी तक लिया है, लेकिन ठीक है, जनता कितना पसंद करेगी ये आगे पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक वीडियो की, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था पटना एयरपोर्ट पर, तेजस्वी यादव और जब दोनों भाई मिले थे, तो वो एक जो स्माइलिंग थी उनके फेस पर तेजस्वी यादव के, और ये थोड़ा सा साइलेंट थे, वो लोगों ने बड़ा इमोशनली लिया है उस चीज का शायद फायदा इस चुनाव में मिल सकता है। तेज प्रताप यादव के चेहरे पर वो निराशा नजर आई, बस। पीछे मुड़ के जाते नजर आए, और वहीं तेजस्वी यादव बड़े जॉली नजर आ रहे थे, है ना। लेकिन अब ये तो रही इस विधानसभा सीट की बात, महुआ विधानसभा सीट की, लेकिन बाकी पूरे एक विधानसभा सीट है दर्शकों, 101 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 18 जिलों में ये चुनाव होने हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीट करने हैं। 27% से ज्यादा का वोटिंग सुबह 7 बजे से अब तक हो चुका है। 11 बजे तक का ये डेटा आया है कि 27% से ज्यादा का चुनाव मतदान जो है वो कर लिया है जनता ने। जनता जनादेश देगी, लेकिन जो तमाम सीट है उसके जो मुख्य चेहरे हैं, जो हॉट सीट के तौर पर नजर आ रहे हैं, उसमें एक सीट बांकीपुर भी है, और बांकीपुर वो विधानसभा सीट है, बता दें आपको कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन वहां पर एक चेहरा है जो लगातार जनता के बीच रहते रहे हैं और लगातार जीतते रहे हैं, और इस बार वापस इसीलिए बीजेपी ने वो टिकट नितिन नवीन को दिया है। स्वाति, जो गढ़ है बीजेपी के, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि बीजेपी और खासतौर पर जेडीयू की बात कर रही हूं, बीजेपी और जेडीयू में भी अब तकरार है कि किसके पास कितनी सीटें ज्यादा आएंगी? बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गठबंधन की, इनके एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास सीटें, उसके बाद एनडीए के पास सर्वाधिक सीटें हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ सीटों के जो समीकरण हैं वो तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 दशकों से नीतीश बाबू वहां पर राज कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में बहुत बदलाव हुए हैं। आपको याद होगा भी कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, उसके बाद हम से भी उन्होंने जीतन राम मांझी को बैठाया था। नीतीश बाबू के लिए एक तौर पर यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जाती है कि वो अगर दोस्ती निभाते तो वो उसमें यारों के यार कहे जाते हैं, और ये चीज़ अक्सर देखने को मिली। चाहे पिछले चुनाव की बात की, उन्होंने तमाम अपने साथियों को चुनावी मैदान में उतारा है, और अगर वो जीते तो उन्होंने वो पूरा मौका भी दिया है। हालांकि कुछ शहरी सीटों की बात करें तो वहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत दिख रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें राजद कुछ सही नज़र आ रही है, लेकिन शहरी सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें पूरी तरीके से एनडीए की जो मजबूत पकड़ है वो नज़र आ रही है। वहाँ पर जो चुनावी मुद्दे हैं उनको भी हाथों हाथ वहाँ के लोग देख रहे हैं। एक सीट भोर है, बता दें आपको कि भोर में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का समीकरण चल रहा है, यानी कि जनसुराज भी मौजूद है, वहां पर एनडीए भी मौजूद है, वहां पर महागठबंधन भी मौजूद है। तो क्या जनसुराज वोट काटने का काम करेंगे, सवाल ये उठता है। और बता दें आपको कि इन तीनों में से जो एक प्रत्याशी की बहुत चर्चा है भोर विधानसभा सीट पे, वो है ट्रांसजेंडर एक महिला जिनको जनसुराज ने टिकट दिया है, और कहीं ना कहीं बता दें आपको कि उनके लिए प्रशांत किशोर जो है प्रचार भी करने गए थे। तो प्रचार करते वक्त भी उन्होंने ये बातें कही थी कि इस तबके को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और बिहार तो नेतृत्व के लिए जाना जाता है, वो बिहार की धरती है जिसने देश को पहला नालंदा यूनिवर्सिटी दिया। तो यहाँ से तो बदलाव की राजनीति शुरू होनी चाहिए, बदलाव का नेतृत्व शुरू होना चाहिए, ये प्रशांत किशोर के उस वक्त बोल थे। तो क्या काम का जनसुराज की भी बात करेंगे स्वाति, क्या लगता है कि जनसुराज जिस तरीके से, क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि 150 सीटें या फिर 25 से कम, ये उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की थी। क्या लगता है कि 150 पा पाएंगे, या फिर जो जनाधार है उसको बनाने में अभी कुछ वक्त देखिए, मेंटेन करने में तो टाइम लगेगा। मुख्य मुकाबला आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि क्या है। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर उनके समीकरण वो बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। आपको याद होगा 2014 का जब चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस चुनाव की पूरी स्ट्रेटेजी, उस चुनाव की पूरी रणनीति पीके ने संभाली थी। उसके बाद न जाने कितनी बार उन्होंने बड़े बड़े चुनाव ऑर्गेनाइज करवाए, और उनकी पूरी लीडरशिप में चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़े और मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री सामने आया, तो इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रैटेजी के मामले में पीके का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उनकी अपनी कितनी पॉपुलैरिटी, उनकी अपनी कितनी फैन फॉलोइंग है, ये पूरी तरह से इस चुनाव में लिटमस टेस्ट की तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मिलने वाला है। हालांकि पीके को ये शायद
पीके के मन में इस बात का डर है कि चीज़ें उनके पक्ष में उतनी नहीं है। अभी उनको और अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा, अपने आप को उतना निखारना होगा, संवारना होगा। आप जब किसी को तैयार करते तो उसके लिए तो आप बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी अपनी कितनी फैन फॉलोइंग है, शायद अभी उसके लिए मुझे लगता है कि पीके को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बिहार की धरती पे वापस आए थे 2022 से और 2022 में रिटायरमेंट ले लिया था, कहा था अब किसी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, अब बिहार को आगे बढ़ाने का जिम्मा और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं और बिहार 2022 से 25 तक लगातार लोगों के बीच में जाते रहे। और जैसा स्वाति ने जिक्र किया कि 2014 में जो बीजेपी की लहर की बात की जाती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था प्रशांत किशोर। वो बातें आपने सुनी होंगी, अब की बार मोदी सरकार, ये सारी जो चाय पर चर्चा ले लीजिए, ये सारी चीजें प्रशांत चाय किशोर पर चर्चा। अभी भी चुनाव जो होते हैं तो ये चाय पर अगर चर्चा ना हो तो कोई भी चुनाव अधूरे माने जाते हैं। अच्छा, एक सीट पर, छपरा की अगर हम बात करें तो ये शहरी सीट है, इसका जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो बॉलीवुड के, माफ कीजिएगा, भोजपुरी के जो एक्टर है खेसारी लाल यादव, ये बड़ी परंपरागत सीट रही है बीजेपी के लिए। लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ यशस्वी जान रही है कि ये कभी भी आरजेडी के पक्ष में ज्यादा नहीं रही, बहुत माकूल नहीं रही है। हालांकि थोड़े समीकरण इधर उधर करने के लिए आरजेडी ने उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, लेकिन ट्रोल बड़े किए जा रहे थे। जो भोजपुरी एक्टर है उनको पवन सिंह ने भी कई बार ट्रोल करने की कोशिश की और कहा नचनिया गवैया, इस टाइप के लोगों को उतार दिया गया, ये विकास किस तरह से कर पाएंगे। तो ये चीजें भी हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो आरजेडी के लिए बहुत पारंपरिक सीट ये नहीं रही है, कभी भी इसका बहुत फायदा नहीं मिला है, शहरी सीट है। एक तरह से क्या होता है ये देखने वाली बात है। जी स्वाति, सिक्के के दो पहलू है। अगर छपरा विधानसभा सीट की बात करें तो एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। और ये कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये बता रहे थे कि खेसारी लाल यादव को वहां पर लाने का ये कारण था कि पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है और क्योंकि उस तरीके से जीत हासिल नहीं कर पा रही थी आरजेडी, इस वजह से उनके फैन फॉलोइंग को भजाने का काम किया जा रहा है। और वहां पर, और अगर हार भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान तेजस्वी को नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो पैंतरा है वो खुद अब खेसारी लाल यादव पर डाल दिया गया है कि जीत गए तो जीत गए, हार गए तो आपकी बदौलत। एक तरह से मुझे लगता है कि यहाँ यशस्वी सेंधमारी लगाने की आरजेडी ने कोशिश की, क्योंकि आरजेडी को भी भली भांति जानती है कि यहाँ बहुत मजबूत हमारा गढ़ नहीं रहा है। अगर हो जाती है चीजें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी अच्छी नहीं तो एक वोट ही हमारा कम हो जाएगा, एक सीट हमारी कम हो जाएगी। ये शायद इस तरह की स्थिति, ऐसा कुछ आंकलन रहा हो। हालांकि वो पसीना बहुत बाहर है, बहुत पसीना बाहर है चुनाव में। अगला सवाल स्वाति आपसे यही था, क्योंकि भोजपुरी का आपने जिक्र किया है, बहुत सारे चेहरे भोजपुरी के जो बिहार विधानसभा में अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ प्रशंसक हैं तो उस हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर बात करें रवि किशन की, जो गोरखपुर से सांसद है, वो बिहार पहुंचे। अक्षरा सिंह मैदान में थी, पवन सिंह मैदान में थे, और कौन नहीं उतरा जी हर कोई, अगर बात करें तो सब इस चुनाव को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, अपने अपने चुनाव जो प्रचार है उनको आगे लेकर के चल रहे थे। क्या लगता है भोजपुरी जो दुनिया है, उनके जो सितारे हैं, क्या जनता उतना भरोसा कर पाती? क्योंकि मैथिली को तो बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने और बहुत मौजूद जो क्वेश्चन है वो क्रिएट किया है, क्योंकि देखिए जो चमक दमक होती है उसको लोग पसंद तो करते हैं। अभी आप मथुरा का देख लीजिए, हेमा मालिनी को बीजेपी ने टिकट दिया, हालांकि वहां पर दूसरी बार एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, दूसरी बार या शायद तीसरी बार है उनका, तीसरी बार है। तो बड़ा उनको लोगों ने, हालांकि जब वो फील्ड पर उतरती हैं तो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया रहती है। एक बॉलीवुड सिने स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार होने के नाते उनको बीजेपी ने टिकट, आप अरुण गोविल को देखिए, सितारों की चमक जिसकी वजह से जीत तो मिल जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सितारे कितना लोगों के लिए पसीना बहाते हैं, कितना काम करते हैं। ये तो उनका किया गया कार्यकाल याद करें, हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने काम किए हैं, लेकिन ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि सिने जो चमक दमक है वो एक तरफ लोगों को भाती जरूर है और उसका राजनीतिक दलों को खुलकर फायदा मिलता है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले। और ये आज से नहीं, दशकों से ये चीजें हो रही है कि सेलिब्रिटीज को टिकट दिया जाता है और वो जीतते भी हैं। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुंदन जी। कुंदन सर, बहुत सारी बातें इस वक्त हो रही हैं और बिहार में 27% से ज़्यादा का पहले चरण के लिए मतदान भी कर दिया है जनता ने, 7 बजे से ही चल रहा था। क्या लगता है, अभी हम लोग भोजपुरी की बात कर रहे थे, भोजपुरी वर्ड बिहार में धरातल पर मौजूद है। छपरा विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर खेसारी लाल यादव, और स्वाति से भी बात भी यही हो रही थी कि वो आरजेडी की उस तरीके से सीट पारंपरिक सीट के तौर पर नहीं माना जाता है, बहुत प्रशंसक वहां पर नहीं है आरजेडी को लेकर के। तो खेसारी का भविष्य क्या होने वाला है छपरा पे?
देखिए, अभी जो चुनाव की स्थिति है और खास करके आपने छपरा की स्थिति की बात कर दी, तो मैं लबोलुआब मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तमाम 18 जिलों में जो जिन 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है, वहां पर साधारण से लेके मॉडरेट अभी तक पोलिंग की जा जी। चुकी है। किसी किसी जिले में तो मतदान का प्रतिशत अभी तक 32% से ज्यादा पहुंच चुका है। और इसके साथ ही आपने जो भोजपुरी और खेसारी और छपरा की बात की, ये 3 अलग-अलग मुद्दे हैं। छपरा में देखिए, इस बार राजद ने भी तैयारी जो है बिल्कुल अलग की है। तेज प्रताप यादव की साली को राजद ने छपरा से टिकट दिया है। खेसारी लाल यादव को छपरा जिले से उम्मीदवार बनाया है। तो यह तमाम तरह के जो कवायद हैं, राजद अपने हिसाब से सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए कर रहा है। जहां तक रह गई बात खेसारी यादव ने जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से हटकर अपने चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया है, वह वहां के मतदाताओं में काफी दिलचस्पी का केंद्र रहा है। खेसारी चूंकि एक अपने आप में भोजपुरी के काफी सुपरस्टार रहे हैं, उनके गीत हों, उनकी फिल्में हों, काफी दर्शकों के द्वारा पसंद की जाती हैं। तो खेसारी को देखने सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ रही है। लेकिन स्वाति, अभी तक के मैंने जितने भी वोटर में जितने भी बदल मतदान पाती को है कवर कि नहीं किया बदल है, पाती है, एक चीज मैंने महसूस किया है कि भीड़ कभी भी आपके वोट की गारंटी नहीं नहीं होती दे है। सकती है, सही बात है। भीड़ महज आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए पहुंचती है, लेकिन अंतिम आखिरी समय पर वह मतदान में किसको अपना पसंद करेंगे मतदाता, यह एक बड़ा दिलचस्प जी। सवाल होता अच्छा, है। इसको एक तो आरजेडी के मजबूत गढ़ के रूप में भी नहीं देखा जाता है, जहां से छपरा से ये शहरी सीट है, परंपरागत वोटर्स भी यहाँ पर आरजेडी के नहीं हैं, तो क्या लगता है कि एक महज एक एक्सपेरिमेंट कर दिया आरजेडी ने? क्या लगता है इस बार? नहीं, इसको एक्सपेरिमेंट आप नहीं कह सकते। इसको एक वेल कैलकुलेटेड आरजेडी ने एक चांस लिया है। क्योंकि देखें आप, जहां एक तरफ बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को उतारा है मैदान में, वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल, हालांकि पवन सिंह चुनाव में सीधा कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है, भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, चुनाव अभियान में जगह जगह घूम रहे हैं। तो पवन सिंह के इस चीज को निगेट करने के लिए, पवन सिंह के द्वारा जो जनता के बीच में जो लोकप्रियता हासिल की जा रही है, उसको निगेट करने के लिए आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को टिकट दिया। और जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, उसके पहले इस बात को लेकर ऊहापोह चल रहा था कि क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी को आरजेडी के द्वारा टिकट दिया जाएगा। तो हालांकि यह सवाल जो है बीते समय के साथ समाप्त हो गया। खेसारी लाल यादव सीधे चुनाव मैदान में हैं और आरजेडी ने छपरा की एक एक सीट को बहुत ही कैलकुलेशन के साथ वहां पे कैंडिडेट को उतारा है। जी कुंदन सर, 3 नाम इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हैं जो पहले चरण में जनता के बीच में होंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर, महुआ तेज प्रताप यादव, और अगर बात करें काराकाट की तो पवन सिंह की पत्नी वहां पर लड़ रही हैं। तो और इसके साथ ही अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो तारापुर विधानसभा सीट से वो भी लड़ रहे हैं। क्या लगता है इन चेहरों की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई होगी? देखिए, मैं आपको अपने जिस बात की शुरुआत की है, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। 121 विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां मतदान हो रहा है, वहां पर मौजूदा समय में 56 सीट एनडीए के पास है। अगर एलजेपी की सीटों को और बाकी दूसरे दलों की, सहयोगी दलों की सीटों को जोड़ दिया जाए, तो 56 सीट एनडीए के पास है और 65 सीट आरजेडी के पास है। इसके अलावा मौजूदा नीतीश मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। और कुछ चेहरे मैं आपको नाम गिना दूं। राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर हैं, लोकप्रिय गायिका हैं, और मैथिली ठाकुर सुबह से ही एक विवाद की वजह बनी हुई हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी है तारापुर से, उप मुख्यमंत्री हैं पहले। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो
कुल 16 मंत्रियों की, जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 मंत्रियों की किस्मत कैद होने वाली है। तो आज का जो है यह पहला चरण अपने आप में काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। और अब देखना यह है कि आज इन तमाम लोगों की जो किस्मत कैद हो रही है ईवीएम में, 14 तारीख को क्या परिणाम लेकर आता है। जी सर, एक अभी क्योंकि आपने मैथिली का जिक्र किया, बीते दिनों एक उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मैं जीती तो अलीनगर सीट का नाम बदल के सीतापुर कर दूंगी या फिर मैथिली कर दूंगी। तो क्या लगता है कि इस तरीके के बयान से जनता प्रभावित होती है या फिर जनता के मुद्दे अभी भी धरातल के बने हुए हैं, खासतौर पर अलीनगर सीट की बात करें तो? देखिए, अलीनगर सीट की बात अगर कर लें स्वाति, तो मैं बहुत सीधा आपको बता दूं कि जब से मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उसकी सदस्यता हासिल की है और उनको टिकट अलीनगर से उम्मीदवार घोषित किया गया है, तब से इस सीट पर भाजपा के मौजूदा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा था। और स्थिति यह बन पड़ी है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में हस्तक्षेप करके तमाम भाजपा के वरीय कार्यकर्ताओं को मैथिली ठाकुर को लेकर राजी किया गया। और मैथिली ठाकुर ने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि इस सीट का नाम अलीनगर से बदलकर सीतानगर कर दिया जाएगा, क्योंकि वह इलाका जो है वह सीता की जन्मस्थली जनकपुर के इलाके से को टच करता है, उसको बिलोंग करता है, तो इस वजह से उसका नाम सीतानगर कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे मतदाताओं को उनकी इस जो यह एक तुरुप का चाल उन्होंने चला है, यह बहुत सारे लोगों को बच नहीं पा रहा है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से अपना दमखम लगाया हुआ है, आप कह सकते हैं कि शुरुआत से लेके आज तक में उन्होंने एडवांटेज हासिल किया है और कुछ न कुछ ग्राउंड को रिटेन किया है। लेकिन आज सुबह से जब से कुंदन सर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, सम्राट चौधरी ने मतदान कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार की धरती में बयार है, किस चीज की 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन प्रोसीजर्स आप देख रहे हैं। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं मतदान करते हुए। शिक्षा की बहुत बात हो रही थी, इसके साथ ही विजय सिन्हा को आप देखेंगे लगातार किस तरीके से लखीसराय से वो भी मैदान में उतरे हैं। बहुत सारे हाई प्रोफाइल चेहरे आज आपको पहले चरण में स्वाति नजर आ जाएंगे। क्या लग रहा है? देखिए तस्वीरें, भाग्य का फैसला ईवीएम में। दिग्गजों की तमाम तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं, सभी उत्साहित हैं, महिलाएं उत्साहित हैं, पुरुष उत्साहित हैं। दिग्गज जिनकी जो कहा जा सकता है किस्मत है, वो इस आज ईवीएम मशीन में कैद होने जा रही है। और ये देखिए लखीसराय बड़ी हॉट सीट है, और जिस तरीके से आप जिक्र कर रही है कि दिग्गज सुबह से निकल रहे हैं, कहीं पूजा पाठ हो रही है, और जिस तरह से बूथ की व्यवस्थाएं जहां पर तैयार की गई हैं, उसके बाद तमाम दिग्गज अपने घरों से निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टाइम से अगर वोट देने के लिए निकल रहे हैं तो आप भी अपने घरों से जरूर निकलिए। और निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार ये लोकतांत्रिक पर्व आता है और उसमें हम सभी की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि बड़े बड़े दिग्गज निकल रहे हैं अपने घरों से वोट देने के लिए। जी जरा सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी, विकास के लिए काम कर रहा है, बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे, और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने, और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में, जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार
नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है, माता पिता अपने परिवार की उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। के बाद तमाम दिग्गजों को आपने सुना और हमारे साथ चुनावी विश्लेषक कुंदन कृतज्ञ जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है और सभी विकास के बड़े बड़े दावे दे रहे हैं, दम भर रहे हैं कुंदन जी। लेकिन असली बारी तो आज जनता की है। जनता ने किनको पसंद किया, किनको वो ईवीएम में कैद करने जा रही है, तो अब कुछ ही दिनों बाद पता चलेगा। सम्राट चौधरी की अगर हम बात कर लें अभी, तो बीजेपी के कोटे से सभी जानते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनाए गए और काफ़ी मजबूत पकड़ है उनकी जिस तरीके से। हालांकि पहली बार प्रत्याशी वो बने हैं, पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो कितने उनके पक्ष में जा रहे हैं यहाँ के समीकरण, कैसा आप देख रहे हैं? डेवलपमेंट की बात वो बहुत कर रहे हैं। देखिए, इसमें बिहार चुनाव में बीते कुछ दिनों में छठ और दीपावली बीतने के बाद जब से चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी है, आप देखिए कहीं भी विकास के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। बहस है जंगल राज पर, बहस है जाति पर, बहस है दूसरे फैक्टर्स पर। विकास के मुद्दे पर कहीं भी बहस होते हुए आपने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए का कुनबा अगर कह लें तो कहीं ना कहीं वह इस बात को लेकर है कि 20 साल पहले लालू यादव के जमाने में बिहार में जंगल राज हुआ करता था, जो कि 2005 से जबकि अगर देखें तो 2025 तक एनडीए ही, अगर कुछ एक दो साल का अवधि निकाल दें तो एनडीए ही सत्ता में रही है। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस नैरेटिव को निगेट करने में जुटा पड़ा है कि अब जंगल राज की बात नहीं, अब पिछले 20 सालों की बात की जाए। तो नैरेटिव देखिए अलग अलग हैं। सम्राट चौधरी भले आज की तारीख में कुछ भी कह लें, तारापुर अपने आप में एक काफ़ी हाई प्रोफाइल कास्टिस्ट इलाका माना जाता है जहां से वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और खास करके आपको बता दें कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी के ऊपर कई जिम्मेदारियां दी गई थी, क्योंकि अनंत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद अनंत सिंह के इलाके में रोड शो करने ललन सिंह और सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। और सम्राट चौधरी खास करके जिस जाति विशेष से आते हैं, उनके मतदाताओं को लुभाने के लिए केवल तारापुर ही नहीं, बिहार के बाकी विधानसभाओं में भी उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आप देखें अभी मौजूदा समय में दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम फिरकर इन तमाम मुद्दों को ही छेड़ते नजर आ रहे हैं। विकास का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, संरचनात्मक सुधार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे आज की तारीख में गौण हो चुके हैं। जंगल राज, लेकिन अगर यशस्वी बात करें कि लास्ट उसमें सभी विकास की बातें करेंगे, जान रहे हैं फाइनली तो विकास ही मैटर करता है। लेकिन फिर तस्वीरें वो भी तो आती है जब किसी महिला से पूछा जाता है कि किसको वोट देंगे तो कहते हैं विकास कौन जात का है। तो बहुत सारी बिहार की जो बातें हैं, बिहार में जो बयार है, ये तो 14 नवंबर को पता चल जाएंगी। लेकिन बिसात बिछाई जा चुकी है मोकामा, और इसके साथ ही तमाम हॉट सीट जो है उसमें कौन किसकी टक्कर, कितना कौन बेहतर, ये जनता का जनादेश तय कर देगा। बहुत शुक्रिया कुंदन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से आपको जोड़ेंगे, और क्योंकि राजनीति की बिसात बिछ गई है तो आज की खबर भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर, आज के पहले चरण के मतदान पर जुड़ा हुआ है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आज की खबर।